नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। जैसा कि हमने कल से ही अपने चैनल में क्षेत्र के जो पंचायती चुनाव हैं उसके लिए सर्वे अपना शुरू कर दिया है और कल हमने अपने चैनल में कई सर्वे दिखा दिए हैं। आज हम अपने सर्वे को शुरू करना चाहते हैं तांकुल से। तांकुल में कुल मतदाता हैं 280 और 219 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। 110 महिलाएं हैं और 109 पुरुषों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। वहां का मतदान प्रतिशत है 78% और 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें प्रकाश बिष्ट हैं और मयंक पुरोहित हैं। लेकिन 2 ही प्रत्याशी हैं, छोटा गांव है, मतदान का प्रतिशत अधिक है। लेकिन ये जो तांकुल गांव है, इसकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी गंभीर है और यहीं से, इसी छोटे गांव से 2 नेता जो सुर्खियों में रहते हैं उनके नाम को भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है कांग्रेस पार्टी के महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष है नंदा बिष्ट और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री हैं और कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आपको मंचों पर दिखते हैं राजेंद्र सिंह नेगी। ये वही गांव है जहां से इनकी व्यक्तिगत राजनीति शुरू होती है। इस गांव में 2 प्रत्याशी हैं, प्रकाश बिष्ट और मयंक पुरोहित। चुनाव की दृष्टि से देखें तो 2 ही प्रत्याशी हैं और वैसा ही मुकाबला है। लेकिन छोटा गांव है, छोटा गांव होने के बाद एक एक वोट तक ये राजनीति जाएगी और मुझे लगता है जो मानसरोवर न्यूज़ का सर्वे है उसमें प्रथम चरण में हमको मयंक पुरोहित जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सर्वे में वो विजेता हैं। लेकिन जो तांकुल ग्राम सभा की राजनीति है उसमें कई ऐसी दिक्कतें हैं, कैसी कि जो प्रकाश बिष्ट हैं वो आते हैं राजेंद्र नेगी के, जो उनका रिश्तेदारी का क्षेत्र है, वहाँ से आते हैं। और दोनों का जो अगर वोटों का ध्रुवीकरण हम देखेंगे तो एक ही है। लेकिन मुझे अभी हमारे सर्वे में प्रकाश पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र नेगी के द्वारा इस ग्राम पंचायत में अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की गई है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो मयंक पुरोहित भी सामाजिक तौर पर अच्छे कार्यकर्ता हैं। अपने छात्र जीवन से एबीवीपी के साथ जुड़े हैं, लंबे समय से संगठन के लिए काम करते हैं, तो इनका भी अपना व्यक्तिगत जो कौशल है वो अच्छा है। चुनाव को ये जानते हैं कि कैसे जीतना है। लेकिन मैं आज जब ये बात कहता हूँ कि मयंक पुरोहित इस चुनाव को जीत रहे हैं, लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रकाश बिष्ट भी चुनाव में पीछे नहीं है। और अगर चुनाव के वास्तविक समीकरण जैसे प्रत्याशी सोचते हैं अगर बैठ गए तो प्रकाश बिष्ट भी चुनाव को जीत सकते हैं। अगले हमारी ग्राम सभा आ रही है जयकोट। जयकोट में 2 बूथ हैं और इनमें पहले बूथ में 402 कुल मतदाता हैं, दूसरे बूथ में है 375। मतदान हुआ है पहले बूथ में 240 और 221 मतदाता हैं जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया है, वो हैं दूसरे बूथ में। पहले बूथ में 121 महिलाओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, दूसरे बूथ में 111 महिलाओं ने अपने मतों का प्रयोग किया और पुरुष मतदाता जो हैं उन्होंने 119 और 110 दोनों बूथों में, पहले बूथ में 59% और दूसरे बूथ में भी लगभग 59% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। जयकोट में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लक्ष्मी जोशी, अंजनी धामी और इंदिरा बिष्ट। इंदिरा बिष्ट हैं जो गोपाल बिष्ट हैं, पूर्व में इसी सीट में प्रधान का चुनाव लड़ चुके हैं और वो नहीं जीत पाए थे। ऐसे ही लक्ष्मी जोशी हैं जो गांव के अंदर अपने अच्छे कार्यों के लिए जानी जाती हैं। कुल मिलाकर के आज जो हमारा सर्वे है वो ये बताता है कि लक्ष्मी जोशी और इंदिरा बिष्ट के बीच में ये मुकाबला होगा।
मैं आपको बता दूं कि हमारा सर्वे इंदिरा बिष्ट को विजेता बताता है पहले दौर में, लेकिन इंदिरा बिष्ट के लिए चुनौती है कि जो अपने वोटों को, वोट बैंकों को लेकर वो सुनिश्चित हैं, अगर उनको भीतरघात हो रहा है, और जैसे लक्ष्मी जोशी का जो अपना कार्यकाल है अपने, क्योंकि यहाँ की बेटी है जय कोट की, तो ये कई अपने कार्यों में सक्रिय रहती हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर गोपाल सिंह को, उनकी पत्नी को, इंदिरा बिष्ट को जय कोर्ट में भीतरघात होता है, तो ऐसे में लक्ष्मी जोशी एक तरफा ये चुनाव जीतेंगी। अगर हमारे दावे के अनुसार ऐसे समीकरण नहीं बनते हैं तो ये चुनाव पूरे कांटे की टक्कर में है। तो जब कांटे की टक्कर होगी तो मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15 वोटों में ये चुनाव जाएगा, और जो उन वोटों को साथ पाएगा उसकी जीत निश्चित होगी। लेकिन मैं आज अपने सर्वे में लक्ष्मी जोशी को भी कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मेरा सर्वे आज ये कह रहा है कि इंदिरा बिष्ट ये चुनाव जीत रही हैं। दोस्तों अब चलते हैं सिरखा की ओर। सिरखा माने कि चौदाचपेली का गांव है। आज जो हमने सर्वे जारी किया था, कुछ मित्रों का मुझे सुझाव आ रहा था कि आप एक ही तरफ से और क्रमवार गांवों का सर्वे दीजिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम सर्वे करते हैं और विश्वसनीय करते हैं तो दिक्कतें ऐसी होती हैं कि जहाँ का हमको डाटा पूरा मिल गया है तो उसके बाद हम कह देंगे। चौदास वैली में अभी भी कई गांवों का ऐसा डाटा मेरे पास नहीं आया है जिसको मैं बोल सकूं, लेकिन मुझे अभी लगता है कि कम से कम सिरखा बता देना चाहिए। तो सिरखा में 436 कुल मतदाता हैं, जिसमें मतदान किया है 321 मतदाताओं ने, और यहाँ का मतदान जो प्रतिशत है वो 73% तक जा रहा है। इसमें 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें जसपाल पायर हैं जो पूर्व में 2 बार यहाँ के प्रधान हैं, निवर्तमान भी वो प्रधान हैं, और अरविंद खेर, भरत यहाँ की और लक्ष्मण राम, कुल 4 यहाँ पर प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल मिलाकर हमारे सर्वे में कांटे की टक्कर सिरखा में दिख रही है, लेकिन जसपाल पायर के लिए हमारे सर्वे में उनके लिए चुनौतियां हैं, क्योंकि 2 बार अगर कोई प्रधान है, तीसरी बार आना है तो उनके काम के आधार पर ही वो आ सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा सर्वे है वो जसपाल पायर को ही ये बताता है कि वो विजेता हो सकते हैं। लेकिन उनके, क्योंकि आज ये एग्जिट पोल है, सर्वे है, ये परिणाम नहीं है, परिणाम 31 तारीख को आएंगे। लेकिन हमारे सर्वे में जसपाल पायर को हम तीसरा मौका दे रहे हैं, लेकिन उनको कड़ी चुनौती मिल रही है अरविंद खेर और भरत ह्याकी से, क्योंकि इस क्षेत्र में एक समरी तोक है जहाँ से जसपाल पायर निवासी हैं, सिरदांग सिरखा तोक में, और उनका जो तोक है वो लगातार उनको सहयोग करता है। 40 से 45 वहाँ वोटर हैं, और आज भी वो तोक उनको सहयोग करता हुआ हमारे सर्वे में नज़र आ रहा है, और इसी के आधार पर हम उनको विजेता बता रहे हैं। लेकिन अरविंद खेर और भरत यहाँ की पूरी तरह से मैदान में बने हुए हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर परिणाम बदल गए, लेकिन मानसरोवर न्यूज का सर्वे जसपाल पायर को आज विजेता बता रहा है। पहले के ही एक और गांव में हम फिर से आते हैं। सिरदांग ये है ग्राम सभा। इस ग्राम सभा में रोमांचक मुकाबला है। सोनू मर्तोलिया, उनकी पत्नी है दीना देवी, सौरभ मर्तोलिया हैं, उनकी पत्नी है बेजंती माला, और कंचन ममता देवी और भावना देवी और ज्योति देवी, ये सभी वहाँ के प्रत्याशी हैं। इस बूथ पर मैं इसलिए मतदान की जो संख्या है उसको नहीं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि सोनू मर्तोलिया और सौरभ मर्तोलिया ये दोनों चचेरे भाई हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आज भी इन दोनों से मेरी बात हुई थी। ये तब भी अपने परिवार के लिए चट्टान की तरह एक दूसरे के साथ खड़े हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव का सर्वे है, 31 तारीख को परिणाम आएंगे,
किसी को हारना है और किसी को जीतना है। मैं लेकिन इतना आपको बताना चाहता हूँ, ये सोनू मर्तोलिया और सौरभ मर्तोलिया दोनों भाई हैं। दीना देवी और बैजंती माला चुनावी मैदान में हैं। इनका जो परिवार का जो बैकग्राउंड है, इसमें इनकी जो भाभी हैं वो पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, और इनके जो पिता हैं, चचेरे भाई हैं, सौरभ के पापा हैं, वो पूर्व में यहाँ के प्रधान रहे हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे हैं। और ये एक प्रकार से देखें कि सिरदांग में राजनीतिक परिवार से ये दोनों लोग आते हैं। लेकिन इस सीट में जो भावना देवी हैं, ये पलंकारी तोक से आती हैं, और इन्होंने इस चुनाव को पूरी तरह से मज़ेदार बना दिया है। और जो बादशाहत इन परिवारों की चलते आ रही है, उसको ये चुनौती देते हुए हमको नज़र इस रिपोर्ट में आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि इस सीट में अगर मुख्य मुकाबला हम देखते हैं, क्योंकि सोनू मर्तोलिया से मेरी बात हुई थी और मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। वो बहुत ही सहज, सरल और मृदभाषी हैं। वो अपने स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अगर चुनाव केवल व्यक्तिगत आधार पर होगा तो इनको चुनाव में बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ही अगर सौरभ मर्तोलिया को हम जब देखते हैं तो वो एक ही, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि वो राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व नज़र आते हैं, और राजनीति के चाणक्य की नीति के अनुसार जो भी गणित बनती है, साम दाम और दंड भेद, तो उसको वो पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारा सर्वे आज बैजंती माला को इस सीट पर विजेता घोषित कर रहा है, लेकिन भावना देवी ने भी इस सीट पर चुनावी गणित को बिगाड़ दिया है। कल के दिन अगर कोई परिस्थितियां बिगड़ जाएं और विजेता कोई और बन जाए तो मानसरोवर न्यूज़, मुझे लगता है कि मैं दोषी नहीं हूं, इसलिए क्योंकि गांव की जनता ने वोट दे दिया है और भावना देवी की भी ताकत कमज़ोर नहीं है। और जो सोनू मर्तोलिया हैं वो अपने व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सौरभ मर्तोलिया को आज अगर हम बैजंती माला को विजेता घोषित कर रहे हैं तो उसके पीछे का केवल एक कारण है कि वो राजनीति की हर धारा को समझते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने, जो मेरी बात जनता से हुई है, कि उन्होंने हर पहलू पर चुनाव लड़ा है, इसीलिए वो विजेता बनते हैं। लेकिन चुनाव के परिणाम फिर भी मुझे लगता है कि भावना देवी और आपके दीना देवी ने चुनाव को रोमांचक बनाया है। ये परिणाम बदल भी सकते हैं, लेकिन आज के मेरे सर्वे में बैजंती माला विजेता है। तो दोस्तों, है क्या कि जब से हमने चुनावी सर्वे जारी किया है, कुछ मित्रों का ये रोज़ मुझे मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों ने आज के सर्वे में ही कमेंट किया है, कुछ लोगों ने चुनौती भी दी है। और क्योंकि ये सर्वे का दौर है, चुनाव परिणाम तो है नहीं, एग्जिट पोल हैं, लेकिन आज एक बड़ी ग्राम सभा में हम हैं। धारचूला विकासखंड के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी ग्राम सभा है ग्राम सभा रांथी। रांची में 6 बूथ हैं। 6 बूथ में कुल 3,440 मतदाता हैं, और वर्तमान समय में पंचायत चुनाव में 2,245 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। अब अगर एक बात मैं कहूँ तो रांची में मुझे लगता है कि पूरे विकास खंड में या अन्यतर मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और 12 में कुछ ऐसे नाम हैं कि जिसको मुझे लगता है कि लेना ही चाहिए। तो पहले नंबर में है अल्मोड़ा छात्र संघ के अध्यक्ष हैं राहुल धामी, जो अभी भी वहाँ के अध्यक्ष हैं क्योंकि अगला चुनाव वहाँ हुआ नहीं है। और ऐसे ही धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं लीला धामी, रांची की पूर्व प्रधान हैं, पूर्व जिला पंचायत की वो सदस्य हैं। जगत धामी हैं, नैन सिंह बोरा हैं, धीरज बोरा हैं, ललित धामी हैं, लोकेंद्र धामी हैं, नंदा धामी, हिमांशु धामी, संदीप धामी, माया दुगताल। माया दुगताल को इसलिए हमको रोकना पड़ेगा क्योंकि वो रांची के पूर्व प्रधान हैं। जब इस रांची ग्राम सभा में पिछली बार एसटी की सीट
घोषित हुई थी और परिवार एक ही होने के नाते ये निर्विरोध प्रधान बन गए थे। ये अभी भी चुनावी मैदान में है और इनके लिए चुनौती है कि अपने कार्यकाल के आधार पर ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। और 12वें जो हमारे प्रत्याशी हैं वो हैं हरीश धामी। वो छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं पिथौरागढ़ कॉलेज के। लेकिन मित्रों, इस पूरे चुनावी समर में रांची एक बड़ी गर्म सभा है और यहाँ से राजनीति की दिशा भी तय होती है। तो इसमें मुख्य मुकाबला जो हमारे सर्वे में निकल करके आ रहा है, कहने के लिए तो केवल 3 लोगों के बीच में ये मुकाबला हमारे सर्वे में दिखता है, जिसमें हैं जगत धामी, हरीश धामी और लीला धामी। लेकिन चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं राहुल धामी जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं अल्मोड़ा, और नैन सिंह बोरा और धीरज बोरा। तो कुल मिलाकर के हमारा सर्वे टॉप में 3 लोगों को दिखाता है और समीकरण किसी के बिगड़ सकते हैं, जिसमें राहुल धामी, नैन सिंह बोरा और धीरज बोरा ये काम कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ इस सर्वे में कि जो लीला धामी हैं, उनके पति हैं केसर धामी, सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। और हमारे चैनल में आपने कई बार देखा होगा कि जो क्षेत्र की विषम परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो सड़क निर्माण का कार्य हो या रांची से संबंधित कोई कार्य हो, उसके लिए वो लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं। और आज भी मेरी उनसे बात हुई थी तो वो ये कहते हैं कि चुनावी परिणाम कुछ भी होंगे लेकिन जनता के लिए काम करना है वो करते रहेंगे। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो रांची के जो चुनाव हैं वो काफ़ी रोमांचक नज़र आते हैं। और हमारा सर्वे, रांची के लोग ये सुनना चाहते हैं, हमारा जो सर्वे है वो हरीश धामी को विजेता बोलता है। मानसरोवर न्यूज का जो सर्वे है, रांची में एक ऐसे युवाओं को जो जिनका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, जिसके लिए मैं अगर कुछ बातें कह सकूं, लेकिन सामाजिक कार्यों में ये अग्रणी रहते हैं, हरीश धामी हमारे सर्वे में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हरीश धामी का गणित कब बिगड़ सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि रांची के अंदर जो राजनीतिक समीकरण हैं उसमें लीला धामी और हरीश धामी अपने एक ही वोट बैंक को, ये लोग क्या करते हैं कि इसी वोट बैंक पर इन दोनों का दावा है। लेकिन आज जो हमारा सर्वे है वो रांची के अंदर इन तोकों पर, जहाँ ये लीला धामी और हरीश धामी दावा करते हैं, तो हमारा सर्वे ये बताता है कि हरीश धामी बहुत आगे निकलते हुए हमको नज़र आ रहे हैं अपने वोट बैंक में। और जगत धामी, इनके लिए भी राजनीतिक बिसात पूरी तरीके से बिछाई गई है। और जगत धामी भी अगर पूरे चुनावी समर में अगर आपको आगे बढ़ते हुए दिखें तो चौंकना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जो हमारा सर्वे है वो हरीश धामी को विजेता बोलता है। लेकिन लीला धामी और जगत धामी के राजनीतिक जो कौशल है और इनकी जो टीम है, इसके आधार पर ये चुनाव के जो परिणाम है बदल सकते हैं। लेकिन आज का हमारा सर्वे हरीश धामी को विजेता घोषित कर रहा है। मित्रों, अगली ग्राम सभा है हमारी खेला, और खेला में कुल 3 बूथ हैं। मतदाताओं की संख्या यहाँ पर है 1165। कुल मतदान जो हुआ है, मतदाताओं ने जो अपने मतों का प्रयोग किया है वह है 860। और यहाँ पर 3 प्रत्याशी प्रधान के लिए मैदान में हैं। किशोर सिंह धामी केल्विन, राम सिंह धामी पूर्व प्रधान, और दिनेश पाल हैं जो पूर्व वार्ड मेंबर इस क्षेत्र से रहे हैं। अब इस सीट में क्या है मित्रों, ये सीट भी चर्चित है। चर्चित इसलिए है कि राम सिंह धामी जो हैं वो पूर्व प्रधान हैं और पंचायती राजनीति के माहिर माने जाते हैं। और लगभग ऐसे चुनाव हैं जिनका उनने प्रतिनिधित्व किया, उसमें उनको जीत मिली है। लेकिन ग्राम सभा खेला के अंतर्गत जो हमारा सर्वे कहता है, इस सर्वे के अंतर्गत किशोर सिंह धामी केल्विन विजेता नजर आ रहे हैं और राम सिंह धामी और दिनेश पाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जो दिनेश पाल हैं, इनके वोटों की संख्या
ये कितने वोट लाएंगे, जीतने की गणित में आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ा विषय इस क्षेत्र में जीत और हार को तय करेगा। क्योंकि होता क्या है मित्रों कि चुनाव के समीकरणों के आधार पर आज हम जो बात कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन चुनाव के बाद भी होता है, उसकी समीक्षा भी होती है। तो उस समीक्षा में क्या होगा कि लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, दिनेश पाल ज़्यादा वोट ला लेते तो ये जीत जाते। कोई कहेगा कि नहीं नहीं, राम सिंह धामी ऐसा करते तो ये जीत जाते। लेकिन हमारा सर्वे आज स्पष्ट तौर पर ये बता रहा है कि केल्विन धामी, किशोर सिंह धामी केल्विन इस चुनाव को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन समीकरण बदल सकते हैं। दिनेश पाल और राम सिंह धामी का जो पुराना राजनीतिक अनुभव है, अगर वो काम कर जाए तो गणित बदल भी सकती है। लेकिन हमारा आज का चुनावी जो सर्वे है वो किशोर धामी केल्विन को विजेता घोषित कर रहा है। धाचुला विकासखंड में एक हॉट सीट बनी हुई है, ग्राम सभा कालिका। ग्राम सभा कालिका में 4 बूथ हैं। 4 बूथ में कुल मतदाता हैं 2179 और मतदान का जो उपयोग किया है जनता ने 1562। लगभग मतदान का प्रतिशत यहाँ अच्छा है, 70% से मेरे अनुमान से ज़्यादा है। और यहाँ पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। ललित थापा उनकी धर्मपत्नी और निवर्तमान में वहाँ की प्रधान हैं। बिक्की पिंगल हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। केशव सिंह हैं, चुनावी मैदान में उतरते रहते हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। और चंद्रमोहन जोशी हैं जो सामाजिक कार्यों के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं, अच्छा काम करते हैं और समाज के हित से जुड़े हुए, सरोकार से जुड़े रहते हैं और जनता को जब भी कोई दिक्कत होती है उसके लिए सक्रिय तौर पर अपना काम वो करते हैं। लेकिन कालिका ऐसा क्षेत्र है जिसके जो समीकरण हैं उसको कहते समय मुझे थोड़ा सा अचरज है, क्योंकि जैसा पूर्व में यहाँ का आकलन था वैसा ये चुनावी परिणाम नहीं है। आज की तिथि में जब मैं इस सर्वे को आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ तो ये आश्चर्य का विषय है कि बिक्की पिंगल चुनाव को जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और आश्चर्य इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं दूसरा नाम उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर बोलता हूँ तो ललित थापा दूसरे नंबर पे हैं। चुनाव का जो समीकरण था, चुनाव से पहले जो बातें हो रही थी, तो उससे ऐसा लगता था कि ललित थापा शायद इस चुनाव में वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ललित थापा को एक बड़ा घाटा हुआ। चंद्रमोहन जोशी जैसे ही चुनावी मैदान में आए, उनके जो समर्थक थे या जो उनके वोटर थे उस पर थोड़ी सी सेंध लगी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। इस चुनावी जो ग्राम सभा कालिका के अंदर जब हम इस सर्वे को जारी करते हैं तो एक बात को कहना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। जो बिक्की पिंगल हैं उन्होंने गैर राजनीतिक तो नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो चुनावी अनुभव पंचायती है वो मुझे लगता है कि वो कम था। लेकिन उन्होंने राजनीतिक पंचायती चुनाव के कई राजनीतिक माहिरों को कहीं ना कहीं धरातल दिखाई है और चुनावी समीकरणों को हर दिशा में साधने में कामयाब रहे हैं। वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जो आज मानसरोवर न्यूज़ की जो ये रिपोर्ट है इसमें एक बात ये निकल करके आई कि कुछ जो चुनावी इस जो हमने 4 नाम लिए प्रत्याशियों के, उसमें से कुछ लोगों ने अंतोगत्वा लास्ट टाइम पे बिक्की पिंगल को समर्थन कर दिया। इसी से जो ललित थापा हैं उनका गणित बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज मेरी ललित थापा के कई समर्थकों से बात हुई, उनका दावा अभी भी चुनाव में बना हुआ है। वो कहते हैं कि चुनावी समीकरण कुछ भी बने, लेकिन अगर जनता ने मन बना दिया है, जनता ने अगर वोट दे दिया है तो उसके बाद कोई हार कोई तय नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही मुझे कालिका में ये लगता है कि मेरे सर्वे में, मानसरोवर न्यूज़ के सर्वे में बिक्की पिंगल विजेता हैं, लेकिन ललित थापा को हल्के में आंकना भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए ललित थापा अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं
और मुझे लगता है कि उनकी धर्मपत्नी पूर्व में यहाँ प्रधान रही हैं, और उसके बावजूद अगर वो चुनावी जो समर है उसमें अपने आप को पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रखने में कामयाब रहे हैं, तो ये उनकी जीत है। और चुनावी परिणाम 31 तारीख को आएंगे, लेकिन हमारे सर्वे में विक्की पिंगल इस चुनाव को जीत रहे हैं। मित्रों, अब आते हैं हम पूरी विकास खंड में। सबसे बड़ी ग्राम सभा है हमारी बलवाकोट, और बलवाकोट को मुझे लगता है कि सब लोग देखना भी चाहते हैं कि यहाँ के परिणाम क्या रहेंगे प्रधान के लिए। तो आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर 8 बूथ हैं। 8 बूथ में कुल मतदाताओं की संख्या है 4148, और मतदान का प्रयोग 2742 मतदाताओं ने किया है। और यहाँ पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं: संध्या धामी, पार्वती एरी, सुनीता देवी और मानवती भाट। बलवाकोट के अंदर एक अच्छा विश्लेषण जो हमको देखने को मिलेगा कि इस चुनावी पूरे समर में बलवाकोट का जो गणित है, इसमें स्पष्ट तौर पर जो हवा है, तो उसके अनुसार तो एक तरफा चुनाव जीतते हुए नजर आ रही हैं संध्या धामी। लेकिन क्योंकि हमारा ये सर्वे है और ये एग्जिट पोल है, क्योंकि मानसरोवर न्यूज विश्वसनीय खबरों के लिए ही जाना जाता है, तो जो मेरा सर्वे कहता है, चैनल का जो सर्वे कहता है कि पार्वती जो एरी हैं वो चुनाव को ठीक ठाक लड़ते हुए हमें नज़र आ रही हैं। और जब विश्वसनीय वार्ता हम करते हैं सब लोगों से, तो ये कम से कम 1000 से अधिक मतों में पहुंचते हुए हमें नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में जब 2742 मतदान जनता ने किया है, तो ऐसे में 4 प्रत्याशी हैं, और इन 4 प्रत्याशियों में जो सुनीता देवी हैं और मानवती जो भाट हैं, वो कितने मतों को अपने ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगी, इसी से इन दोनों की जो चुनावी गणित है वो तय होगी। लेकिन जैसा जनता और जनार्दन है, तो संध्या धामी हमारे सर्वे में एक तरफा जीतते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन क्योंकि चैनल विश्वसनीय है और एंकर तो आप जानते ही हैं कि आप लोगों के प्यार से मैं रोज़ काम करता हूं, तो पार्वती जो एरी हैं ये भी इतना ज़्यादा पिछड़ते हुए मुझे अपने सर्वे में नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन आज की जो तिथि है, आज जब हम ये सर्वे जारी करते हैं, तो संध्या धामी को विजेता हम इस सर्वे में घोषित कर रहे हैं। लेकिन जो चुनावी जब परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद ये देखना जरूरी रहेगा कि सुनीता देवी और मानवती भाट, इन दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव को कितना प्रभावित किया, और इन्होंने संध्या धामी और पार्वती एरी के जो चुनावी जो उनके समीकरण हैं उसको मुझे लगता है कि उनने कितनी मार की है इनके वोटरों पर, इसको हमको देखना पड़ेगा। चुनाव चौंका सकते हैं, लेकिन हमारे जो सर्वे में संध्या धामी लगभग मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत की ओर जा रही हैं। हमारे सर्वे में ब्यास वैली के 2 गांव छूट गए हैं, और उनमें एक गांव है नाबी। नाबी ग्राम सभा के अंतर्गत गुंजी के तरह ही निर्विरोध प्रधान का निर्वाचन हुआ है, जिसमें कुमारी छवि नबियाल जो शिक्षक रही हैं पूर्व में बरेली में, वो निजी विद्यालय में अध्यापन करती रही हैं। लेकिन नाबी जैसे गांव में अगर एक युवती जो निर्विरोध तौर पर निर्वाचित हो गई है, तो उसके पीछे का कारण क्या है इसको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि उनके पिता रेलवे से सेवानिवृत्त हैं, और खुद छवि नबियाल स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। उनको, क्योंकि उनके पिता पूर्व रेलवे के कार्यरत कर्मचारी रहे हैं, और वो खुद भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य कर रही थी। लेकिन उनके पिता ने एक प्रेरणादायक व्यक्ति के तौर पर कार्य किया, और अपने सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गांव में वापस आए, और आज की तिथि में जो मेरे पास जानकारी है वह नाबी के अंतर्गत खेती की ओर अग्रसर हैं, और अपने पिता से ही प्रभावित होकर छवि भी 1 साल पूर्व ही नाबी में आ चुकी हैं, और उनका भी लक्ष्य यही है कि गांव के विकास के लिए काम किया जाए। और मुझे लगता है कि
पिता और पुत्री की जोड़ी का जो कार्य करने का तरीका था और जो उनका लक्ष्य है, उसको देखते हुए नाभि की जनता ने उनको निर्विरोध तौर पर निर्वाचित किया है। लेकिन आने वाले समय पर उनके कार्यों पर भी हमारी नज़र रहेगी। ऐसे ही नपलचू एक ग्राम सभा हमारी छूट गई थी, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या है 300 और 185 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। यहाँ पर दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं प्रधान के लिए, जिसमें हैं एक सविता देवी और जानकी देवी हैं, जो पूर्व प्रधान है नरेंद्र नपलच्याल, उनकी धर्मपत्नी हैं। चुनावी समर में आप जानते हैं, पंचायती चुनाव में अगर आप एक बार चुनाव जीत गए हैं, 5 साल का कार्यकाल आपने कर लिया है, तो दूसरी बार आपको जीतने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और आपके अगर अच्छे कार्य हैं तो आप विजेता बन सकते हैं। लेकिन हमारा सर्वे इससे विपरीत बात कहता है। यहाँ पर सविता देवी चुनाव जीतने में हमको कामयाब नज़र आ रही हैं। और एक बात ये लगता है कि जो जानकी देवी हैं, चुनावी जो समीकरण मानसरोवर न्यूज़ की पड़ताल में हमारी समझ में आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिरादरी, तोक और इसके आधार पर चुनाव होते हैं। तो है क्या कि जो जानकी देवी हैं, उनकी राठ नपलचू में बहुत बड़ी है और ज़्यादा संख्या में है। लेकिन उनके पति पूर्व में यहाँ के प्रधान रहे हैं और जो नपलचू गांव है, यहाँ से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व ब्यूरोक्रेसी में अगर हम देखें तो बड़े स्तर पर हुआ है, या कहें तो कि मुख्य स्तर पर हुआ है। तो ऐसी ग्राम सभा जहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत उच्च है और यहाँ से बड़े अधिकारियों ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। और मैं कहूँ कि तत्कालीन पुराने जो हम तत्कालीन नहीं, जो पुराना हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी ऐसे बड़े अधिकारी ब्यासबेरी से आते रहे हैं। तो ऐसे में सविता देवी हमारे सर्वे में जीतती हुई नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो नपलच्याल, उनको कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए और जानकी देवी हमारे सर्वे में पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं। धारचूला विकासखंड के अंतर्गत धारचूला देहात एक बड़ी ग्राम सभा है और इन दिनों धारचूला देहात, क्योंकि धारचूला मुख्यालय से सटा हुआ यह क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में जो पंचायती राजनीति है उसके एक प्रमुख केंद्र में धारचूला देहात है, क्योंकि नगर पालिका का बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से भी लगता है। और आपको ऐसा भी कह दूं कि धारचूला देहात धारचूला नगर के बहुत नज़दीक है और इस क्षेत्र के लोग नगर पालिका के मतदाताओं की तरह ही व्यवहार करते हैं। लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से धारचूला देहात बहुत ही विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर आपदा की दृष्टि से लोगों को पुल की आवाजाही, भूस्खलन की दृष्टि से कई परिवारों को यहाँ पर अभी भी खतरे की जद में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। और धारचूला देहात अपने आप में कई विषम परिस्थितियों को झेलते हुए और धारचूला नगर के नज़दीक वाला एक प्रमुख ग्राम सभा है। तो ऐसे में धारचूला देहात में कुल 5 बूथ हैं, जिसमें 2305 मतदाता हैं। इनमें इस बार जो मतदान हुआ है 1534 और यहाँ पर 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें नर्मदा रावल हैं जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, निर्मला थलाल हैं, इनके पति हैं विक्रम थलाल जो बलवाकोट छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इसी धारचूला देहात में पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे हैं और पंचायती राजनीति के माहिर माने जाते हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं कविता दानू, एक प्रमुख प्रत्याशी हैं राधा देवी, वो पूर्व में इस धारचूला देहात में निवर्तमान प्रधान हैं और वो चुनावी इस समर में प्रमुखता से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे ही दीपा देवी हैं, तुलसी देवी हैं जो पूर्व में इस हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र में पूर्व में चुनाव लड़ा गया था और उनकी पत्नी तुलसी देवी अभी चुनावी मैदान में है। ऐसे कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन इस सर्वे में जो एक मुख्य बात निकल करके आ रही है कि क्योंकि चुनाव को धारचूला नगर के नज़दीक है और मुख्यालय में लोगों का आना जाना है, तो इस दृष्टि से चुनावी समीकरण के आधार पर
आज जब हम परिणाम 2 दिन के बाद आने वाले हैं और जब हम बात कर रहे हैं, तो विक्रम थलाल एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी पत्नी मैदान में है, निर्मला थलाल। उनको कहीं से कहीं तक लोग दावेदार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज हमारे इस सर्वे में विक्रम थलाल अपनी पत्नी को बड़ी ताकत के तौर पर इस चुनावी समर में उभारने में कामयाब हुए हैं। और मैं अगर ऐसे कह दूं कि चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं, नंबर 1 और 2 की लड़ाई में निर्मला थलाल शामिल हो चुकी हैं। लेकिन आप लोग जानना चाहते हैं कि इस चुनावी समर में कौन चुनाव को जीतेगा। तो चुनाव को अगर जीतने की बात है, तो जो राधा देवी हैं, निवर्तमान प्रधान हैं, उनके पीछे धारचूला देहात के कई पूर्व प्रधानों का सहयोग था, समर्थन था, और वो पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ रही थी। लेकिन आज के हमारे सर्वे में वो काफ़ी पिछड़ते हुए हमें नज़र आ रही हैं। इस चुनावी समर में हमारे सर्वे में नर्मदा रावल चुनाव को जीतने के बहुत नज़दीक हैं और हमारा सर्वे उनको विजेता बना रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विक्रम थलाल ने बहुत मजबूती से अपनी धर्मपत्नी को ये चुनाव लड़ाया है और वो पंचायती राजनीति के माहिर भी माने जाते हैं। इसीलिए उन्होंने धारचूला देहात के प्रत्येक तोप में अपनी पकड़ को, मुझे लगता है कि इस सर्वे में भी ये स्पष्ट हो रहा है कि धारचूला देहात के प्रत्येक बूथ में उनकी दस्तक है और उनकी उपस्थिति नर्मदा रावल की गणित भी बिगाड़ सकती है। लेकिन अभी तक आज के सर्वे में नर्मदा रावल विजेता हैं, लेकिन निर्मला थलाल पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। और अगर आने वाले परिणामों में चुनाव के परिणाम बदलते हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के हमारे सर्वे में नर्मदा रावल चुनाव को जीतते हुए हमें नजर आ रही है। सर्वे के अगले ग्राम सभा की ओर हम चलते हैं। अब ग्राम सभा दर है, और ग्राम सभा जो दर है ये चुनावी माहौल में चर्चाओं के दौर में बहुत ही अग्रिम पंक्तियों में है। और क्योंकि यहाँ पर एक युवा प्रत्याशी हैं पवन सुयाल, और एक पंचायती राजनीति के धुरंधर हैं लाल सिंह, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, और उनकी पत्नी भी पूर्व में दर से प्रधान रही हैं। अब ऐसे में जो पवन सुयाल हैं उनका कोई ऐसा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, और मैं अगर ये कह सकूं कि राजनीतिक तौर पर उनका अनुभव जो मेरी जानकारी में है इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं और हिंदू हितों के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसे पवन सुयाल हैं। लेकिन दर में कुल मतदाता हैं 623 और मतदान हुआ है 457, जिसमें 224 महिलाओं ने और 233 पुरुषों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। लगभग 73% यहाँ पर मतदान हुआ है। दर अपने आप में राजनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा है, और इस ग्राम सभा में चुनावी जो पंचायती चुनाव के परिणाम 31 तारीख को आने वाले हैं उसको लेकर कई तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़ के सर्वे में पवन सुयाल चुनाव को जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और पंचायती राजनीति के माहिर माने जाने वाले लाल सिंह कहीं ना कहीं अपने किले को ध्वस्त होते हुए देखेंगे और अपने गढ़ में अपनी जो उनकी पुरानी बादशाहत है उसको नहीं बचा पाएंगे, यह हमारा सर्वे बोलता है। लेकिन जो ग्राम सभा दर है उसमें पवन सुयाल के उभरने के पीछे एक ये भी कारण हो सकता है कि दर में पंचायती चुनावों में लाल सिंह और उनकी पत्नी प्रधान रह चुकी हैं, और पवन सुयाल युवा चेहरे हैं और सामाजिक कार्यों में पिछले कुछ वर्षों से लगातार सक्रिय हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है और हमारे सर्वे का जो मुख्य आधार है कि पवन सुयाल गांव के उन छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी भूमिका को दर्ज कराते हैं जहां पर एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता जनता को होती है। तो ऐसे में हमारा जो सर्वे है वो पवन सुयाल को विजेता घोषित करता है।
लेकिन दर का जो राजनीतिक माहौल है और जो पुराने माहिर हैं लाल सिंह, उनको हल्का आकलन हम इस सर्वे में नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो जानकारी है, पवन सुयाल बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतने वाले हैं। लेकिन विश्वसनीय चैनल होने के नाते जो परिपक्व नेता हैं, उनकी कार्यशैली और उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर वो दो बार, एक बार अपने आप को और एक बार अपनी पत्नी को चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ग्राम सभा के मिजाज को वो भी बेहतर समझते हैं। लेकिन आज हमारे सर्वे में पवन सुयाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, अब एक बहुत बड़ी ग्राम सभा की ओर हम फिर से जा रहे हैं। रांची की तुलना में कम है, लेकिन ग्राम सभा जुम्मा, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ तो ग्राम सभा जुम्मा से मेरा व्यक्तिगत लगाव है, क्योंकि मैं अपने जीवन में ऐसे जितने भी प्रत्याशियों के मैं नाम लूँगा, यहाँ कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तिगत संबंध है। और ऐसे रांची में भी थे, और जितने भी हम सर्वे कर रहे हैं यहाँ सभी जगह मेरे व्यक्तिगत संबंध सभी से हैं। लेकिन जुम्मा जब हम कहते हैं तो जुम्मा विस्तृत तौर पर आज के दिन में चुनावी समर में एक ही नाम को याद कर रहा है, वो नाम है पवन धामी। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुल मतदाताओं की यहाँ संख्या है 2725, मतदान हुआ है 1684, लगभग 70% के आसपास या उससे अधिक यहाँ पर मतदान हुआ है। इस चुनावी समर में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनमें पहला नाम है बिशन सिंह धामी, होंडा के नाम से वो इस क्षेत्र में मशहूर हैं। पूर्व में 2 बार क्षेत्र पंचायत के वो सदस्य रहे हैं। नंदन धामी हैं, जो सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। एबीवीपी में उनका स्वर्णिम काल सबको याद है, और एक कुशल संगठनकर्ता के तौर पर वो जाने जाते हैं। पूर्व में उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत की सदस्य रही हैं। ऐसे ही वीर सिंह धामी हैं, जो पूर्व में ग्राम सभा जुम्मा के प्रधान रहे हैं और पंचायती राजनीति के मर्मज्ञ माने जाते हैं, माहिर माने जाते हैं। और किशन सिंह धामी हैं, जो अपना सर्वस्व निछावर करके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही दीपक सिंह धामी हैं, जो पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ते हैं। और एक नाम छूट गया है, ये चर्चा मैंने पहले कर दी थी, पवन सिंह धामी हैं, पूर्व में बलवा कोट शासन के अध्यक्ष रहे हैं, एबीवीपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। लेकिन जुम्मा के अंदर जब हम बात करते हैं तो उस वार्ता के अंतर्गत कुछ बातें ऐसी निकलती हैं कि पवन धामी से आज मेरी बात हुई थी। एबीवीपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और मेरे भी छोटे भाई हैं। तो उनका दावा बहुत मजबूत आ रहा है। जब उनसे मेरी बात हुई तो वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग अगर शर्त लगाना चाहें, पवन धामी हारते हैं तो उसके लिए वो बड़ी राशि रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इस अपने सर्वे के माध्यम से उनको भी मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता ही जनार्दन है, और जनता जो तय करेगी उसको सभी को मानना पड़ेगा। इसलिए पवन एक बड़े दावेदार के तौर पर, वास्तविक तौर पर राजनीतिक जुम्मा के अंतर्गत परिदृश्य में उभर के आए हैं। लेकिन आज जो मेरा सर्वे कहता है, मेरा सर्वे जुम्मा के अंतर्गत मुझे लगता है कि मुझे विस्तृत बोलना चाहिए। वो इसलिए कि जिनसे भी मेरी बात होती है जुम्मा के अंतर्गत या अगल बगल के क्षेत्रों में, तो सभी ये कहते हैं, क्योंकि पवन धामी से भी मेरी बात हुई थी, वो भी ये मानते हैं कि बिशन सिंह होंडा उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। और जहाँ पर भी मेरी बात हो रही है तो यही लगता है। लेकिन मैं आज इस अपने सर्वे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जुम्मा के परिणाम चौंका भी सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि बिशन सिंह धामी होंडा और नंदन धामी वो कम से कम मुझे लगता है कि वो एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो नंदन धामी हैं वो लंबे समय से क्षेत्र के युवाओं के लिए काम करते हैं, क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। और चाहे वो तहसील का काम हो या
अन्य कोई भी काम हो जनता का वो करते हैं। तो अब जुम्मा के अंतर्गत देखने का बड़ा विषय ये है कि ये चुनाव किस माध्यम से किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन आज मेरे सर्वे में मैं पूरे सर्वे में केवल ग्राम सभा जुम्मा ही एक ऐसा ग्राम सभा है जहां पर मैं एक नाम लेने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि एक नाम तो बोलना ही पड़ेगा, कि इसमें बिशन सिंह धामी होंडा बाजी मार सकते हैं। और नंदन धामी वो चुनाव में वापसी करेंगे कब? जब बिशन सिंह होंडा के क्षेत्र में वीर सिंह धामी, किशन सिंह और आपके वीर सिंह, किशन सिंह और पवन धामी, ये तीनों जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, अगर इनकी मार सही पड़ी नंदन धामी और बिशन सिंह के क्षेत्र में, और बिशन सिंह के वोटों को ये सही तरीके से काट पाए, तो मेरा सर्वे आज ये कहता है कि नंदन धामी चुनाव में वापस हो जाएंगे। नंदन धामी भी ये चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन इन दोनों के नामों के बीच जिन्होंने चुनाव एक तरफा लड़ा, उनके दावे के अनुसार उन्होंने काफ़ी चीज़ें की, और पूरे चुनावी सर्वे में एक ही ग्राम सभा ऐसी है जहां पर पवन धामी ने विधानसभा के स्टाइल में इस चुनाव को लड़ा। उन्होंने चारों क्षेत्रों में पंचायती राजनीति के इतिहास में अपने गानों को भी लॉन्च किया। उस गानों पर नाचते गाते झूमते लोग नजर आए, और उस क्षेत्र के धामी बोनिया और जो पुजारी लोग हैं उन लोगों को लेकर भी कुछ बातें होती रही। लेकिन पवन धामी एक ही शर्त में इस चुनाव को जीत सकते हैं। बिशन सिंह होंडा और नंदन धामी जब अपने क्षेत्र में कमज़ोर होंगे, ऐसी परिस्थिति में पवन धामी का जीतना तय है। और जो पुराने राजनीतिज्ञ इनके क्षेत्र में हैं, वीर सिंह धामी, वो मुझे अपने चुनावी सर्वे में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किशन सिंह के द्वारा अपने क्षेत्र में क्या करिश्मा किया गया, ये 31 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी मेरे शुरुआती रुझान में पहले नंबर में बिशन सिंह होंडा दिखते हैं। समीकरण बिगड़ने की स्थिति में पवन सिंह धामी चुनावी बाजी मार सकते हैं, लेकिन नंदन धामी को हल्के में लेना भी सबके लिए भारी पड़ सकता है।